Good morning children. How are you? Welcome back in your civics class. और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने पाठ जो शुरू किया था वो है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। और हमने इसमें जो है इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जो शीर्षक पढ़ेंगे वो है आपका मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स, यानी मॉर्लो मिंटो सुधार, जो कि शुरू हुआ था 1909 ईस्वी में। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, ताकि आपको जो पाठ का जो शीर्षक है वो सही तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था आपका क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बारे में हमने नोट्स के थ्रू जो है वो पढ़ा था, और आज भी मैं आपको नोट्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, पॉइंट्स वाइज में दिखाकर पढ़ाऊंगी मैं आपको कि मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स क्या है और ये क्यों शुरू हुआ और इसके क्या सुधार थे, इसमें क्या सुधार किए गए थे। और बच्चों, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे कि हम लोग ये सभी जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, या जब हमारे देश में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश में एक राष्ट्रीयता की जब लहर आई, जब लोगों में ये सोच पैदा हुई, जब लोग जागरूक हुए देश के प्रति और उनका लगाव, प्रेम और समर्पण और एक देश भावना की जो फीलिंग्स थी, या उनमें जो उत्सुकता थी, या उससे प्रेरित होकर जब वो जागरूक हुए, और तब जो है यूरोप में जब राष्ट्रवाद का शुरू हुआ तो वहाँ का जो असर वो हमारे भारत देश में भी हुआ, और लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब जो है स्वराज्य पाने का समय आ गया है। और देश में बहुत सारे छोटे से बड़े आंदोलन जो है वो शुरू हो चुके थे, और बहुत सारी जो चीज़ें जो थीं वो हमारे जो नेता थे या विचारक थे या दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, या हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे जो शुभ चिंतक कह सकते हैं, या फिलोसोफर्स कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भी हुए जो देश को जो है वो अपने तरीके से आज़ाद कराना चाहते थे और स्वराज्य हासिल करना चाहते थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन यानी हमारे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, जैसे कि हम प्रफुल्ल दास बोस, जैसे कि हम कह सकते हैं उनको, अगर कहें कि प्रफुल्ल दास और खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, ये लोग जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपने तरीके से जो है वो देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया या प्रयत्न किया या संकल्प लिया। और इन्होंने भी एक हमारे देश के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण रखा जो देश में पूरी तरीके से जो है वो देश ओतप्रोत हो गया था इनके अथक प्रयासों, इनके बलिदानों के लिए की वजह से जो है इनके बलिदानों के बारे में जब लोगों को पता चला, जब इनके प्रयासों को जब लोगों ने सराहा, लोगों में जागरूकता पैदा हुई, तो लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए। और ये क्रांतिकारी आंदोलन जो था ये जो आंदोलन थे वो बहुत क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाने गए। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्रांतिकारी उस आंदोलन के बारे में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश का जो क्रूर शासन था उसको दमन करने के लिए क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसी अपना रहे हैं, फूट डालो नीति करो की जो पॉलिसी, जो नीति जो अपना रहे हैं हमारे देश के ऊपर, ये भारतीय समाज के एक बहुत ही हानिकारक होने वाला था या हो रहा था। तो इनके क्रूर नीतियों को दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्रांतिकारियों ने एक व्यापक रूप में आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया, जिसको हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। अब बच्चों, इन्होंने क्या किया, लेकिन ये आंदोलन जो था ये एक नॉन वायलेंस पे नहीं था, ये सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र माने शस्त्रों के साथ। उन्होंने ये आंदोलन शस्त्रों के साथ जो है वो सशस्त्र मार्ग अपनाया, ताकि उनको लगा कि हम ब्रिटिशर्स को जो है उनसे आज़ादी, उनसे स्वराज्य हम बातचीत से नहीं बल्कि सशस्त्र तौर पे जो है वो हम उनसे आज़ादी ले सकते हैं, या हम अपना कार्य कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। सिर्फ बातचीत से जो है वो मसले का हल नहीं निकलेगा, इसलिए इन्होंने वो मार्ग अपनाया।
अब बच्चों पंजाब, महाराष्ट्र में ही नहीं जो है वो यहाँ के जो क्रांतिकारी सिर्फ इतने ही तक सीमित नहीं रहे कि महाराष्ट्र, पंजाब या बंगाल, पूरे देश में जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका था और लोगों में जागरूकता भी पैदा हो गई थी और लोग जो है वो इसका सहयोग भी कर रहे थे और समर्थन भी कर रहे थे। अब हम कैसे खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल दास, जैसा कि अभी हमने बताया कि अरविंद दास घोष, ये प्रमुख क्रांतिकारी थी जिन्होंने इन आंदोलन का जो है संचालन किया या नेतृत्व किया। अब इसमें क्या था कि जो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ ये क्रांतिकारी आंदोलन ने अनुशीलन समिति की जो है वो स्थापना की थी। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर इसको आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको एक बार और ज़रूर से देख लीजिएगा कि अनुशीलन समिति को क्रांतिकारियों ने जो गठन किया था वो अपने योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अनुशीलन समिति का गठन किया था। बच्चों ये सब चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और ये भी पढ़ा हमने कि इन क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए या इसको बढ़ावा देने में समाचार पत्रों का या पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। जैसे युगांतर और संध्या जैसी जो पत्रिका थी, इन्होंने आंदोलनकारियों की जो व्यूज़ थे, उनके उपाय थे, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो सोच थी, उससे लोगों को अवेयर कराया यानी जागरूक कराया, उनको बताया और इस तरीके से आंदोलनकारी जो है अपने आंदोलन को लेकर वो सफल भी रहे और बहुत हद तक जो है वो उन्होंने अपने प्रयासों से जो है वो देश को आज़ाद कराने की, एक स्वराज्य पाने की उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की और कहीं कुछ हद तक वो सफल भी रहे। तो बच्चों ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज के जो लेक्चर में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे और हम पढ़ेंगे मोंटेमर्लो रिफॉर्म्स यानी मोंटेमर्लो सुधार के बारे में, जो कि शुरू हुआ था 1909 में। तो बच्चों आगे हम इसको नोट्स और पॉइंट्स के थ्रू हम आपको समझाएंगे और आप प्लीज़ वॉच द वीडियो और अच्छे से पॉइंट्स को देख लीजिएगा और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप अपनी कॉपी पे कहीं इसको अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने तक। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोंटेमर्लो रिफॉर्म्स यानी मोंटेमर्लो सुधार 1909 में। तो बच्चों हम पढ़ते हैं आज मोंटेमर्लो सुधार के बारे में, जो कि शुरू हुआ था आपका 1909 में। यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत परिषद अधिनियम था यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को हम मोंटेमर्लो सुधारों के नाम से भी हम जानते हैं। यानी भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको हम मोंटेमर्लो सुधारों के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि मॉर्ले यानी भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसरॉय थे। यानी इस समय जो मॉर्ले वो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पे इसे मोंटेमर्लो सुधारों का नाम दिया गया, यानी इसकी संज्ञा दी गई। अब सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थीं। यानी इस मोंटेमर्लो सुधार को शुरू करने के लिए सरकार की दो मंशा थी, यानी दो उद्देश्य थे, दो घटनाएं थी। वो कौन कौन सी थी? अक्टूबर 1906 में आगा खान के लीडरशिप में यानी नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला। यानी 1906 में आगा खान के नेतृत्व में जो एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था, प्रतिनिधियों का एक मंडल, एक ग्रुप था, वो लॉर्ड मिंटो वायसरॉय से मिला और उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। यानी पृथक माने अलग, निर्वाचन माने चुनाव प्रणाली, यानी वोट देने की प्रणाली की व्यवस्था की जाए। यानी चुनने वाली यानी वो अपना जो निर्वाचन प्रणाली थी, यानी जो एक इलेक्शन जो कह सकते हैं सिस्टम था, उसकी अलग व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या मिले, प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी जितनी उनकी पॉपुलेशन का रेशियो है उसमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल ने यह तर्क दिया, एक लॉजिक दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी उन्होंने एक लॉजिक दिया कि हम तभी आपकी मदद कर सकते हैं या आप हमारी मदद ले सकते हैं या कोई भी ऐसा उन्होंने ये लॉजिक उन्होंने दिया कि जब उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें क्या हुआ, अलग जो है ये
प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी उन्होंने एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक उनके सामने रखा जाए ताकि उनकी मांग जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो समझ सके और वो पूरा कर सके। इसके बाद क्या हुआ कि अब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की जाए। किंतु इससे क्या हुआ कि भारतीयों में असंतोष जो था वो कम नहीं हुआ, वो फिर भी डिससेटिस्फाइड रहे इस चीज़ को लेकर। तो बच्चों ये तो थी पहली घटना। अब दूसरी घटना क्या हुई थी कि 1906 में ढाका में नवाब समीउल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। अब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा प्रति वर्ष सुधार की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। ये सारी चीज़ें जो बच्चों थी, ये घटना हो रही थी, ये घटना हुई थी, ये इंसिडेंट था जो कि कहीं ना कहीं जो था ये भड़काऊ इंसिडेंट था, या लोगों में एक ये भड़कने, अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी जो थी कि फूट डालो नीति करो, क्योंकि उसी समय जो था 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, फिर बाद में वो रद्द कर दिया गया, भंग आंदोलन रद्द किया गया अनुशीलन समिति के द्वारा। तो अब अंग्रेज़ों के पास कोई चारा नहीं रह गया था, तो उन्होंने एक सामुदायिक कूटनीति का उन्होंने अपनाया कि फूट डालो और नीति करी। उसी नीति के तहत जो है ये घटनाएं जो हैं वो घटित हुई या घट रही थी। अब बच्चों जैसे कि अब आपकी पुस्तक आपका अगला जो पॉइंट है वह है मुख्य सुधार, यानी मॉर्लो मिंटो के 1909 के मॉर्लो मिंटो की क्या क्या सुधार थे, इसमें उसकी क्या क्या मुख्य धाराएं थी, क्या मुख्य सुधार किए गए थे। आपकी बुक में बहुत छोटा सा दिया है संक्षेप में, मैं आपको थोड़ा विस्तृत तरीके से बता रही हूँ, इसलिए आप अगर आप इसलिए पहले मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में जो हमने बताया वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट जो है वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा उसके सुधार के बारे में। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि मुख्य सुधार क्या थे, यानी 1909 के मॉर्लो मिंटो सुधार की मुख्य धाराएं क्या क्या थी। इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों क्या था, इस अधिनियम के अनुसार, यानी अधिनियम मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमने अभी बताया आपको भारतीय काउंसिल एक्ट, यानी इन भारतीय परिषद जो अधिनियम था वो उसके अनुसार, जिसको हम मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसके अनुसार क्या हुआ था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, यानी जो सेंट्रल और प्रोविंशियल विधान लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो परिषद जो काउंसिल था, उसमें क्या हुआ कि जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी उसमें जो चुने गए प्रतिनिधियों की जो संख्या है या सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा दी जाए, उसमें संख्याओं में वृद्धि कर दी गई थी। इसके अनुसार अब जो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो सरकार में सम्मिलित हैं वही इसका चुनाव कर सकते हैं या उन्हीं का मत माना जाएगा। ये भी किया गया कि उसमें जो नहीं सरकार से रिलेटेड है उनका भी मत इसमें ज़रूरी है। अब क्या हुआ, और फिर किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण क्या हुआ कि निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही, यानी गैर सरकारी जो निर्वाचित थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए सदस्यों की जो संख्या थी, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही थी। दूसरा आपका है कि सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। यानी हम कह सकते हैं बच्चों की इसमें ये था कि जो आपका ये सदस्य थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस भारत में जो काउंसिल की सदस्यों की संख्या क्या थी कि इसमें आपकी 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। जो 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 जो थे वो नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे, यानी 5 जो थे वो नामजद थे एवं 27 चुने हुए सदस्य थे, यानी 5 जो थे वो चुने हुए नहीं सदस्य थे, उनको सम्मिलित कर दिया गया था।
अब निर्वाचित 27 सदस्यों में से क्या हुई, 8 सीटें जो थीं वो अलग क्षेत्र के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जबकि 4 सीटें जो थीं वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों के लिए कर दी गई थी, और 2 सीटें जो थीं वो जमींदारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। और जो 13 सीटें थीं, 13 सीट थे वो सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। तो इस तरीके से सदस्यों की सीट का, सदस्यों के पदों या सीट का जो था वो इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी पृथकीकरण हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन उनका हुआ। अब ये अधिनियम के अनुसार हुआ था बच्चों। इन सुधार के बीच में ये सब सारे सुधार किए गए थे। अब तीसरा था आपका कि निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए प्रतिनिधित्व थे, सदस्य थे, वो इनडायरेक्ट रूप में चुने जाते थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता था। और फिर क्या होता था कि जो स्थानीय निकायों में निर्वाचन परिषद का गठन होता था, जो स्थानीय लोकल जो इकाई थी, यूनिट थी, उसमें क्या था कि निर्वाचन परिषद का गठन, यानी जो कहते थे इलेक्शन काउंसिल, जो कि वहाँ के लोगों को चुनते थे, वहाँ के लोगों को नॉमिनेट करते थे, वहाँ के लोगों को सदस्यों को चुनते थे, वहाँ इस तरह की समिति का वहाँ गठन होता था। ये जो प्रोविंशियल विधान परिषद था, ये जो प्रांतीय विधान परिषद था, यानी एक क्षेत्र का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनके सदस्यों का निर्वाचन वो परिषद करती थी। अब ये क्या होता था कि जो वहाँ के जो प्रांतीय विधान परिषद थे, जो क्षेत्रीय विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो जो क्या करती थी, केंद्र व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। जो सेंट्रल जो व्यवस्थापिका थी, जो सेंट्रल कह सकते हैं कि सिस्टम था, या सेंट्रल जो गवर्नेंस थी, उनके सदस्यों का जो है वो उनके सदस्यों का निर्वाचन करते थे। ये मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स बच्चों है, ये रिफॉर्म इसका मतलब यही है कि जो पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सरकार इस अधिनियम के थ्रू इन्होंने जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की पूरी जो प्रणाली थी वो उन्होंने उसमें सुधार वो ले आए थे। यानी जो है वो सीटों का जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, और जो प्रांतीय सरकार थी वो उसको भी मौका मिला निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए, सदस्यों को चुनने के लिए। तो ये सारे सुधार मोंटेमोर्लो रिफॉर्म्स थे। ये सारे सुधार जो थे मोंटेमोर्लो रिफॉर्म्स के अंतर्गत आते थे, यानी ये सुधार इसी अधिनियम के थ्रू हुआ था, भारतीय काउंसिल एक्ट अधिनियम, जिसको हम मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म भी कहते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट आपका है कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। जैसा कि वायसरॉय के पास मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल गया था अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने के लिए, तो ये डिमांड भी उनकी लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत भी दी गई, छूट दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। जितनी उनकी जनसंख्या थी बच्चों, उतने हिसाब से वो अपने प्रतिनिधि को वो चुनकर ला सकते थे, ये भी दिया गया। अब मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। दूसरा पॉइंट आपका है बच्चों कि व्यवस्थापिका। पहले समझिए कि व्यवस्थापिका मतलब क्या होता है। व्यवस्थापिका मतलब होता है कि व्यवस्था करने वाला बॉडी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब हमारे जो भारतीय जनतंत्र है, जो भारतीय गणतंत्र है, उसके 3 अंग हैं। भारतीय जो आपका ये शासन अंग है वो 3 उसके अंग हैं। एक है व्यवस्थापिका, एक है आपका न्यायपालिका, एक आपका है कार्यपालिका। यानी भारतीय जनतंत्र के 3 अंगों में से एक अंग व्यवस्थापिका को भी कहते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये आपकी व्यवस्थापिका हो गई। तो व्यवस्थापिका सभाओं में क्या हुआ कि उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पे बहस, जो सदस्य थे व्यवस्थापिका सभाओं के जो सदस्य थे उनको बहस करने, उन पे विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, यानी अमेंडमेंट करने का सुझाव रखने, उनको कुछ विषयों पे मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पे मतदान करने या प्रश्नों पे बहस करने, या लोगों के हितों के प्रस्तावों के बारे में बात करने का अधिकार पूरी तरीके से उन्हें दिया गया कि वे इन सब चीज़ों के लिए वो अधिकृत है। अब जो है व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर की जो व्यवस्थापिकाएं थीं उन्होंने क्या किया कि इन प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। यानी जो गवर्नर जनरल थे
इनके अलावा भी इसके बाद भी जो थे गवर्नर जनरल थे या गवर्नर की व्यवस्थापिकाओं में प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार भी था। यानी वो फैसले भी ले सकते थे। सब जो व्यवस्थापिका सभाओं के जो सदस्य थे वो हर इशू पे, हर मुद्दे पे वो फैसले भी ले सकते थे, बहस भी कर सकते थे, और गवर्नर जनरल के प्रस्ताव को वो ठुकराने का अधिकार भी था उनको। उनके प्रस्ताव को ठुकराने का उनको अधिकार भी दिया गया था। अगला था बच्चों कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, यानी जो काम करने वाली जो सिस्टम था, प्रणाली थी, उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। यानी जो गवर्नर जनरल की जो एक वर्किंग कमेटी थी, कार्यकारिणी थी, जो वर्किंग कमेटी थी, जो काम करने वाली कमेटी थी, उसमें एक भारतीय सदस्य होना था, उसका भी प्रावधान दिया गया, उसकी भी प्रोविज़न, उसका भी जो है वो सुधार किया गया। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सिर्फ सत्येंद्र सिन्हा को ही नियुक्त किया गया। तो बच्चों, सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल हुए। ये ऐसे पहले नेता थे, भारतीय नेता थे। अब इस तरीके से बच्चों ये मॉन्यूमेंटो सुधार जो था आपका ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। और आपको, और जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 1911 में ब्रिटिश एम्परर सम्राट कहते हैं जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए, तब उन्होंने क्या किया, बंग भंग को रद्द कर, यानी बंग भंग जैसे था आपका जो हमने भी पढ़ा था, बंग भंग लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में जब 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, तब उसको हम नीति अपनाई थी कि उन्होंने नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज्य करना। तो ये उन्होंने 2 विभागों में बांट दिया था, तो उसको बंग भंग, और उसी बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया। लेकिन 1906 में जब ये रद्द कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको रद्द करने के लिए 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट लॉर्ड पंचम जब बाहर दिल्ली आए, तब उन्होंने क्या किया कि बंगाल को पुनः एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ राजधानी उन्होंने बना दी। यानी बंगाल को उन्होंने फिर से एक कर दिया, और उन्होंने कोलकाता से अब राजधानी हटाकर उन्होंने दिल्ली को राजधानी, उन्होंने दिल्ली को यहाँ की राजधानी उन्होंने बना दिया। यानी कोलकाता को राजधानी से हटाकर दिल्ली को राजधानी, यहाँ की राजधानी उन्होंने उसको बना दिया। लेकिन इससे भी जो राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी वो असंतोष उनमें फैला रहा कि ये कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं है, क्योंकि एक सामुदायिक पार्टी को, एक सामुदायिक कम्युनिटी को ये लोग जो है वो ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दे दिया। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उन्होंने इस सुधार को वो लेकर आए, और उनको अपनी ही साम्राज्य के बारे में मजबूती देने का कहीं ना कहीं इनकी मंशा लग रही थी। तो इसीलिए राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वी विल स्टॉप हियर, और अगले लेक्चर में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पार्ट को ख़त्म करें, और हम अगले शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे, गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, दिखाए हैं, आप प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में इतना विस्तृत ढंग से नहीं दिया गया है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर, देखकर, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और बच्चों, प्लीज़ वॉच द वीडियो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। गुड बाय।